Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 7th of December 2023. तो आज भी हम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू के एनालिसिस देखेंगे. फर्स्ट न्यूज़ है 10 बीजेपी एमपीज हु वॉन असेंबली पोल्स रिजाइन. तो राजस्थान, एमपी एंड छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही जगह बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है, लेकिन अभी तक सीएम के फेसेस डिसाइड नहीं किए गए हैं. तो इस न्यूज़ में एक्चुअली ये बताया गया है कि बहुत सारे एमपीज थे जिन्होंने यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस यहाँ पर फाइट किए थे एंड वो जीते भी हैं, और उसके बाद एमपीज़ की पोजीशन से वो रिज़ाइन कर रहे हैं. तो अमिड स्पेकुलेशन ओवर द न्यू गवर्नमेंट्स इन एमपी, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, एज मेनी एज 10 members of parliament who fought and won the recent assembly elections resigned as MPs. These included 2 union ministers, an indication कि ये नई गवर्नमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एमपी में बनेगी. तो अगर आप लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट वाला चैप्टर देखोगे तो वहाँ पर बेसिकली कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर आपने दोनों सीट जीती है तो आपको क्या करना होगा, या आप लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर बन गए हो तो आपको कितने दिन में इन्फॉर्म कर रहे हैं. तो वो सब कुछ आपको रिवाइज कर लेना है. नेक्स्ट है पीओके इज आर्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर पेड फॉर नेहरू ब्लंडर्स, आर्टिकल 370 रूट कॉज ऑफ टेरर. तो एक्चुअली ये जो बिल है जम्मू कश्मीर को लेकर, इसके बारे में हम द हिंदू में डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है. इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की गई है. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी चल रही थी. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ओवर ₹1000 करोड़ सोल्ड इन पोल मंथ एंड हैदराबाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल हुई है. यहाँ पर एक फैक्ट मेंशन है कि एसबीआई इज़ द ओनली बैंक जो कि ऑथोराइज्ड है टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स. इसके अलावा कोई भी बैंक यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू नहीं कर सकता है. बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करके रखना है, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेने के लिए, और बाकी एनोनिमिटी ऑफर करता है तो ये जो एनोनिमिटी ऑफर करता है उससे क्या यहाँ पर कंसर्न आते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन सही रहेगा. तो ये सब कुछ आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं GS2 के लिए. गरबा गेट्स यूनेस्को टैग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. तो यहाँ पर 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जो कि यूनेस्को देता है टैग. तो ये आप एक बार 14 रिवाइज कर लेना क्योंकि गरबा को मिला है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यूनेस्को वेंसडे अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ गरबा, गुजरात मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फॉर्म, इन इट्स रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. एंड अगर आपको बाकी पता है कि कौन कौन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इंडिया के, देन प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. यहाँ पर एक डिजीज़ बताई गई है, पॉम्प डिजीज़. तो पॉम्प डिजीज़ में एक्चुअली होता क्या है, तो डेफिशिएंसी हो जाती है ऑफ द एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज, और जिसकी वजह से ग्लाइकोजन जो सेल्स में होता है ये अक्यूमुलेट हो जाता है पर्टिकुलरली इन मसल्स, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर मसल वीकनिंग होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं एंड जल्दी डेथ हो जाती है. सेक्शन 6 से ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंट. तो यहाँ पर आसाम अकॉर्ड की बात की गई है और इसको लेकर क्या जजमेंट है वो हम हिंदू में देखेंगे. बाकी आपको सिटीजनशिप वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत से रिवाइज करना है. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. आइडियोलॉजी द डे आफ्टर. तो बेसिकली ये सिर्फ इलेक्शंस के बारे में जो कि हम नहीं देखेंगे. तेलंगाना चेंज इलेक्शंस के बारे में है. बिगर एंड बेटर, ये हम देखते हैं कि इंडिया जो है जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी. तो जीडीपी एस्टीमेट्स रिलीज लास्ट वीक बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस शोड कि इंडियन इकोनॉमी जो है ये ग्रो हुई है एट अ हेल्दी 7.6% इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, सरपासिंग एक्सपेक्टेशंस. दिस इज रीअफर्म्ड ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट ऑफ द कंट्रीज मीडियम टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी. और यहाँ पर बताया गया है कि जनरल इलेक्शन से पहले अगर हम देखें तो जो इकॉनमी है सेकंड क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ इकॉनमी ने दिखाई है. एंड उसके अलावा यहाँ पर 3 स्टेट्स में बीजेपी जीती है. तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में पॉलिटिकल एंड पॉलिसी रिस्क कम है, जिसकी वजह से सेंसेक्स भी यहाँ पर राइज हुआ है. नाउ अ न्यू रिपोर्ट बाई S&P ग्लोबल सेज दैट कंट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है. और वहीं दूसरी तरफ चाइना में हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है. तो चाइना की ग्रोथ 4% रहने वाली है पर ईयर ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड इंडिया यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन रहा है एंड इंडिया को फॉलो कर रहा है वियतनाम. तो एज पर द projections in the S&P report, India followed by Vietnam will be the fastest growing emerging market between 2024 to 2026. And important ये है कि जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमें इसको रीप करना चाहिए. तो कॉन्शियस की पर ये हमने डिस्कस करेंगे. एक्चुअली एक प्रोफेसर के बारे में, उनकी डेथ हो गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है. द गवर्नमेंट्स ब्यूरोक्रेट. तो जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके टर्म को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है, 6 महीने का उनको एक्सटेंशन दिया गया है. तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यहाँ पर 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है तो ये कोई रूल्स यहाँ पर वायलेट नहीं करता है. तो सुप्रीम कोर्ट्स pronouncement that the extension given to the chief secretary of Delhi doesn't violate any rule turned a nail-biting thriller into a damp squib. एपेक्स कोर्ट ने यही क्वेश्चन किया कि वाई कांट द सीएम एंड द एलजी रिजॉल्व द इशू टुगेदर. तो अगर हम यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो बहुत बार यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया गया है. अभी ऐसा क्यों किया गया, तो 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं. आप
गवर्नमेंट कंफर्टेबल होती है नोन पीपल से, जिनको ये जानती है, सो दैट ये जो इंसान होते हैं उनको पहले से पता होता है कि गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। एंड हो सकता है कि आप नया पर्सन लेकर आओ, वो बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन यहाँ पर एकस्टम होने में टाइम लग जाता है, जो कि गवर्नमेंट अभी नहीं चाहती है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। बट देर इज़ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो एक्सटेंशन किया जाना चाहिए ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में किया जाना चाहिए, ना कि आपने इसको यहाँ पर रूल ही बना दिया है। द एक्ट डजंट एक्नॉलेज एक्सटेंशन एज नॉर्मल बट द रूल्स प्रोवाइड फॉर एक्सेप्शंस। लेकिन हम गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलर सर्कमस्टांसेस में भी यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रही है। पार्टनर्स इन अनसर्टेन टाइम्स, तो एक्चुअली ये इंडिया इटली की बात की गई है कि इंडिया इटली के टाइज एंड कोलैबोरेशन कौन कौन से एरिया में किया जा रहा है। The year 2023 has been a bright one as far as the relations between Italy and India are concerned. Italian Prime Minister की मीटिंग हुई थी with the Prime Minister नरेंद्र मोदी। राइसीना डायलॉग की बात की गई है। पार्टनरशिप इज रूटेड की कॉमन व्यू होगा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का इन टुडेज वर्ल्ड एंड द अप्रोच टू फेस देम। इटली एंड इंडिया शेयर करते हैं कि फ्री, सेफ एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। राइसीना डायलॉग जो पीएम मेलोनी ने अपने एड्रेस में बात की थी कि इटली जो है इंडो पैसिफिक में अगर देखें तो एक ब्रिज का काम करता है इटली। तो इटली सिट्स एट द सेंटर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी एंड एक्ट्स एज अ नेचुरल ब्रिज टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक प्रायोरिटी है। कोऑपरेशन मैरीटाइम डोमेन में सेंट्रल हो सकता है टू द रीलॉन्च कोलैबोरेशन। बाकी यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में कोलैबोरेशन है। सेफ एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्री कंडीशन है ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। ब्लू रमन प्रोजेक्ट क्या है? तो मेडिटेरेनियन एंड इंडियन ओशियन क्लोजर इन एक्सचेंज ऑफ द डिजिटल डेटा थ्रू अ सबमरीन केबल इकोसिस्टम। बाकी G20 में अनाउंस किया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा। लास्ट ईयर बाइलेटरल ट्रेड अटेंड अ रिकॉर्ड लेवल। ट्रेंड फॉर द करंट ईयर सीम्स सो बी मोर एनकरेजिंग। तो यहाँ पर लगातार ट्रेड बढ़ रहा है। इंडिया एंड इटली में यहाँ पर पीपल टू पीपल रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं। स्पेस एक और सेक्टर है जिसमें इंडिया एंड इटली यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। इटली एंड इंडिया कैन ऑल्सो कन्वर्ज ऑन मल्टीलेटरल इशूज़, क्योंकि दोनों ही शेयर करते हैं कि फ्रेम और सपोर्ट करने की ज़रूरत है नए ग्लोबल एजेंडा की, जिसकी वजह से हम ग्लोबली देखें तो ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी आ सके। गाजन्स फ्लू साउथ, इजराइल सेज स्टीयर क्लियर ऑफ हाईवे, क्योंकि बैटलफील्ड बन चुका है। इंपॉर्टेंट नहीं, हम सब कुछ देख चुके हैं इजराइल हमास वॉर के बारे में। सेंसेक्स निफ्टी सोर, फैक्टर्स ड्राइविंग द रैली। तो हम देख चुके हैं कि यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी क्यों सोर कर रहा है, जब से यहाँ पर बीजेपी ने एक्चुअली 3 इलेक्शंस जीते हैं, तो उसकी वजह से ये है कि ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहने वाली है आने वाले समय में। तो जो नेशनल मेडिकल कमीशन का लोगो है उसके ऊपर एक्चुअली आपको ये धन्वंतरी की इमेज दिख रही होगी। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आप ऐसे धन्वंतरी की इमेज कैसे बना सकते हो, क्योंकि एक्चुअली आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो एनएमसी का यही कहना है कि अगर ग्रीक माइथोलॉजी जो है ये हो सकता था, तो यहाँ पर हमारी मैथोलॉजी से इंस्पायर होकर क्यों धन्वंतरी की इमेज नहीं हो सकती है। With Dhanvantri considered to be the god of Ayurveda and medicine, officials from the NMC said it was an appropriate addition to the logo for a medical body. तो logo of the National Medical Commission जिसमें colorful image है physician god धन्वंतरी in the center has drawn criticism from doctors with the IMNA urge किया है ये NMA को जो regulator है to take corrective steps. नेक्स्ट है यहाँ पर कि बाबरी डिमोलिशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है अयोध्या को। तो 31 ईयर्स आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मॉस्क जो कि 1992 में हुआ था, अयोध्या ऑल सेट फॉर द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल। कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है टेम्पल का फुल स्विंग में एंड इक्वली रैपिड हैज़ बीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाउन इटसेल्फ। तो ये बताया गया कि जो फैजाबाद एंड अयोध्या इसको मिलाकर अयोध्या नगर निगम बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ गोरखपुर हाईवे में होगा। वंस द राम टेम्पल ओपन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक्चुअली डेली ये सोच रहा है कि एटलीस्ट 2 लाख लोग तो आएंगे रेगुलर डेज पे, तो इसको अकॉर्डिंग हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अगर कोई सिग्निफिकेंस वाला देना है तो 5 लाख लोग भी आ सकते हैं। तो ये सब कुछ है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल रिट्रेसेस स्टेप्स टू अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 ने कैरी किया है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है शेप, स्पेक्ट्रोपोलारीमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो ये है शेप, ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर गूगल ने लॉन्च किया है अपना मल्टी मॉडल एआई जिसका नाम है जेमिनी, बस ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बार्ड इसने लॉन्च किया था वो हम देख चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है फॉर दिस प्रीलिम्स एंड मेंस 2024। साथ ही में प्रीलिम्स हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं, मेंस हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं फॉर दिस प्रीलिम्स एंड मेंस 2024। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। एंड इसके अलावा आपको अगर पीडीएफ बाय करनी है इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू की हाईलाइटेड पीडीएफ प्लस स्टैटिक नोट्स, तो यह बाय कर सकते हो। दोनों ही आपको मिल जाएंगी एंड दोनों कॉस्ट करेगा आपको 150 रुपीज़। तो बेसिकली 150 रुपीज़ में आपको दोनों की पीडीएफ मिलेंगी। 114 सीट्स
माइग्रेंट कोटा क्लियर्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में क्या किया गया है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो जम्मू कश्मीर असेंबली में है इसको 107 से 114 कर दिया गया है। 9 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है एसटीज़ के लिए। बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर किया जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर 3 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं असेंबली में, जिसमें से 2 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी, एक नॉमिनी वुमेन होगी एंड एक मेंबर उसमें से होगा फ्रॉम पीओके जिसने एक्चुअली रेफ्यूज ली होगी जब वॉर्स हुए होंगे पाकिस्तान के साथ इन 1947, 1965 एंड 1971। बाकी जो स्पेशल कास्ट है, वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, इनका नाम बदलकर यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया गया है। असम अकॉर्ड की बात की गई कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर असम अकॉर्ड साइन किया था, फिर सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हेड पर डाला गया था। तो ये कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पिटीशन फाइल की गई इसमें ये कहा गया कि इसके बाद यहाँ पर जो इमिग्रेशन ये और ज़्यादा होने लग गया था, इलीगल इमिग्रेशन। तो यू मस्ट गिव द गवर्नमेंट दैट लैटिट्यूड की गवर्नमेंट को अगर इंसर्जेंसी रोकने के लिए कोई अकॉर्ड साइन करना हो तो गवर्नमेंट कर सके। इवन टुडे देयर आर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर इंसर्जेंसी एंड वायलेंस है। द बेंच वॉज हेयरिंग अ सीरीज ऑफ पिटीशंस फाइल्ड बाय द इंडिजिनस ग्रुप्स, जिनका ये कहना था कि 6A की वजह से यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन और ज़्यादा हो रहा है। द पिटिशनर्स represented by senior advocate claimed the provision became a beacon for more foreign infiltration into Assam and जिसकी वजह से जो लोकल कल्चरल आइडेंटिटी है इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आगे हम चलते हैं। MP इंडेक्स रिडक्शन अंडर द NDA इज फ्लॉड। तो यहाँ पर बात की गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये बताया गया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैसे फ्लॉड है, और ये जो बताता है कि पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, एक्चुअली यहाँ पर पॉवर्टी रिडक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा यूज़ करना है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा ब्लॉक कर दिया गया था एज इट्स एस्टीमेट ऑफ ओपन डेफिकेशन कॉन्ट्रडिक्ट करता है एग्जेजरेटेड ऑफिशियल क्लेम ऑफ इट्स कंप्लीट एलिमिनेशन। फिर यहाँ पर बात किया गया कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा यूज़ होना चाहिए, लेकिन वो डेटा तो आपने कभी रिलीज ही नहीं किया। तो गलत डेटा से आप यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाल कर ये दिखा रहे हो कि पॉवर्टी कम हो गई है। नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन। तो एक्चुअली अमर्त्य सेन जी ने एक अप्रोच दी है जो कि है कैपेबिलिटी अप्रोच, कि हमें लोगों की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए। वाइल कैपेबिलिटीज आर एबिलिटीज टू डू दिस और दैट इन अ फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट, फंक्शनिंग रिफ्लेक्ट अचीवमेंट्स एंड एबिलिटी टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ये लिंक नहीं है एफ्लुएंस से, ज़रूरी नहीं है कि नेसेसरली एफ्लुएंस से लिंक हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इंसान जो है वो बहुत अमीर हो लेकिन उसको अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टाइम ही ना मिलता हो, तो वो यहाँ पर ओबेसिटी का शिकार हो सकता है। अचीवमेंट सच एज बीइंग हेल्दी ऑन द अदर हैंड रिक्वायर अ नरिशिंग डाइट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। MPI स्टोरी। तो द UNDP सीज्ड अपॉन कैपेबिलिटीज एंड यहाँ पर एक्चुअली 3 चीज़ें देखी जाती हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एस्टॉनिशिंगली द MPI 2023 एस्टिमेट्स शो कि जो इंडिया का नेशनल MPI है ये एक्चुअली हाफ हो गया है, 24.85% से 14.96% हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आ चुके हैं। बट दीज एस्टिमेट्स स्पेशली द रैपिड रिडक्शंस इन MPI कांट बी टेकन एट फेस वैल्यू फॉर वेरियस रीजंस। पहला, MPI रिलाइज अपॉन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 एंड 5 जो कि डिटेल्ड नहीं है इनफ फॉर इट्स एस्टिमेशन। मोर ओवर NFHS5 इज ब्लॉक, जो इसका एस्टिमेशन ओपन डेफिकेशन का ये बेसिकली यहाँ पर गलत था। नीति आयोग एंड द UNDP इस डेटा को यूज़ करते हैं। आइडियली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 एंड 5 शुड हैव बीन कंबाइंड विद द 75th राउंड ऑफ द NSS ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लेकिन इस डेटा को कभी रिलीज ही नहीं किया गया। तो इन कंक्लूजन जो MPI है ये एग्जेजरेट करता है प्रेजेंट गवर्नमेंट की सक्सेस को इन फाइटिंग डिप्रिवेशन, बट ऑल्सो परहैप्स मोर सीरियसली जो कन्वेंशनल मेजर्स हैं जिससे हमें एक स्टोरी पता चलती पॉवर्टी की, वो भी हमें नहीं पता चल पा रही है। नेविगेटिंग द US चाइना रिलेशनशिप्स। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग थी एंड उसके साइडलाइंस में यहाँ पर US चाइना की मीटिंग होती है सैन फ्रांसिस्को में। उसके बारे में बताया गया कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जो मिलिट्री कम्युनिकेशन लाइंस बंद कर दी थी दोनों कंट्रीज़ ने, इन्होंने वापस से मिलिट्री कम्युनिकेशन लाइंस को खोल दिया है। तो मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम वॉज द डिसीजन टू रीस्टोर मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशंस बिटवीन 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, क्रिटिकल टू प्रिवेंट की कोई कैटास्ट्रॉफिक मिसकैलकुलेशन ना हो जाए। अब ये बंद क्यों किया था? क्योंकि नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था ताइवान को, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना ने कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। अब नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था तो चाइना को क्या प्रॉब्लम थी? तो चाइना बेसिकली ये कह रहा था कि आप ताइवान को विजिट कैसे करते हो, ताइवान जो है ये चाइना का पार्ट है। तो USA मानता है कि वन चाइना ही है एंड जो यहाँ पर चाइना है यही वन चाइना है, लेकिन बात यह है कि ताइवान के साथ भी यहाँ पर USA के रिलेशंस हैं। तो अंडर द वन चाइना पॉलिसी वॉशिंगटन एक्सेप्ट की बीजिंग है यही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है चाइना की एंड एक्नॉलेजेस, बट ये इंडोर्स नहीं करता कि ताइवान इज द पार्ट ऑफ दैट कंट्री एंड प्रोवाइड्स कंक्रीट सिक्योरिटी गारंटीज अंडर द ताइवान रिलेशंस एक्ट। प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत सारे ओकेजन्स पर कहा है कि US इंटरवीन करेगा अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को। वेयर डज द ट्रेड डिस्प्यूट स्टैंड? तो दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड डिस्प्यूट भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो व्हाइट हाउस है इसने 59 डिफेंस एंड सर्विलांस कंपनीज जो कि चाइनीज़ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंपनीज है उनके ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया गया था। बाकी
जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसने यहाँ पर बहुत सारी चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। मोर स्पेसिफिकली वाशिंगटन एंड बीजिंग जो है ये अपने एरियाज़ जो भी स्ट्रेंथ के एरियाज़ हैं उनको लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सेमीकंडक्टर की, वो यूएसए ने ये कहा है कि हम चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो चाइना ने भी हिट बैक किया है क्लैम्पिंग अ बैन इन जुलाई कि हम गैलियम एंड जर्मेनियम एक्सपोर्ट जो है ये नहीं करेंगे यूएसए के लिए। एंड जर्मेनियम एंड गैलियम ज़रूरी है यूएसए को माइक्रोचिप्स एंड वेपन सिस्टम्स बनाने के लिए। तो दोनों कंट्रीज़ एक्चुअली यहाँ पर एक दूसरे को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहे हैं। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आप डी रिस्क करो लेकिन डी कपल या डिसएंगेजमेंट मत करो। द रोल ऑफ स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, तो महुआ मोइत्रा का केस है जिसकी वजह से यहाँ पर बात की गई है कि एथिक्स कमेटी एंड प्रिविलेजेस कमेटी में क्या फ़र्क होता है। और ये महुआ मोइत्रा का केस यहाँ पर एथिक्स कमेटी ने जो इंक्वायर किया, तो क्या इसको प्रिविलेजेस कमेटी के द्वारा इंक्वायर किया जाना था। तो एथिक्स कमेटी को बनाया गया था 2000 में टू ओवरसी मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स एंड एग्जामिन केसेस जहाँ पर अनएथिकल कंडक्ट है। द कमिटी एग्जामिन्स कंप्लेंट्स जो कि बाकी मेंबर्स हाउस के फाइल करते हैं आउटसाइड थ्रू अ मेंबर, या तो रेफर किया जाता बाय द स्पीकर। जो कमेटी है प्राइमा फेसी इंक्वायरी करती है, जो भी इसके सामने कंप्लेंट होती है और अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है टू द स्पीकर, जो कि हाउस के सामने रखते हैं फॉर कंसिडरेशन। इट मस्ट बी नोटेड दैट टर्म अनएथिकल डिफाइन नहीं, तो कमेटी एक्चुअली डिसाइड करती है कि अनएथिकल है या नहीं है। प्रिविलेजेस कमेटी की बात करें तो प्रिविलेजेस कमेटी और स्पेशल इंक्वायरी कमेटी जो एग्जामिन करती है सीरियस एक्यूजेशंस जो होते हैं, जैसे कि 1951 में स्पेशल कमेटी ने पाया था कि जो एक यहाँ पर मेंबर था वो गिल्टी था कि वो बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा था क्वेश्चन रेज करके अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। तो ये जो मेंबर्स को एक्सपेल किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर महुआ मोइत्रा को अगर एक्सपेल किया जाता है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो मेंबर्स जो हैं उनको उनकी सीट वेकेट कराई जा सकती है, या तो वो खुद से रेजिग्नेशन दे दे, या तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, या तो 60 सिटिंग से वो कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट रहें। एक्सपल्शन इज नॉट मेंशन एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर जजमेंट है। तो एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सपेल किया जा सकता है, लेकिन एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो एक्सपल्शन है ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। नेक्स्ट है एन एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन एट ग्रास रूट्स लेवल स्कूल्स इन बांग्लादेश। तो एक्चुअली यहाँ पर एक रिसर्च की गई है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सारे कंट्रीज़ में यहाँ पर सर्वे किया गया एंड ये पाया कि जो इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स हैं तो वहाँ पर बच्चे एक्चुअली बांग्लादेश एंड नेपाल से अगर हम कंपेयर करें तो इंग्लिश रीडिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं है बिहार के बच्चों की जितनी यहाँ पर बांग्लादेश एंड नेपाल के बच्चों की है। अब इसके रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हो कि एजुकेशन को कैसे अच्छा करें, तो GS2 में फॉलो हो जाएगा। तो मोस्ट पीपल आर इक्वली एस्टॉनिश्ड व्हेन दे सी माई सर्वे रिजल्ट्स। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ग्रेड 5 जिनको यहाँ पर टेस्ट किया गया अक्रॉस 20 विलेजेस, दे वर एबल टू रीड एटलीस्ट अ ग्रेड 2 लेवल पैराग्राफ इन बंगाली। नेपाल में भी बात करें तो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको टेस्ट किया गया ग्रेड 5 में इक्वली कॉम्पिटेंट थे। लेकिन बिहार डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो लेस देन हाफ द स्टूडेंट्स कुड रीड एज फ्लुएंटली। और ये जो बिहार का रिजल्ट है, तो जो यहाँ पर असर सर्वे होता है जो कि प्रथम एनजीओ निकालता है, उसमें भी हमें सेम फाइंडिंग्स ही मिली थी। तो एक्चुअली ये जो फाइंडिंग है ठीक है। इन बिहार अमंग्स द चिल्ड्रन वी टेस्टेड, तो जो एफ्लुएंट फैमिलीज से हैं वो तो फ्लुएंटली रीड कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो पुअर फैमिली से हैं वो रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो एफ्लुएंट फैमिलीज वाले रीड कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग प्राइवेट ट्यूशंस ले रहे हैं। तो पुअर चिल्ड्रन हैड लेस देन हाफ द लर्निंग कॉम्पिटेंसीज। दिस इनइक्वालिटी इज लार्जली क्योंकि यहाँ पर एडिशनल मनी जो वेल्थियर फैमिलीज स्पेंड करते हैं प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट ट्यूशन में, वो यहाँ पर पुअर फैमिलीज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश और नेपाल की बात करें तो एक्चुअली जो स्कूल में टीचर्स है वही बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द रिपीटेड कंप्लेंट ऑफ द पेरेंट्स वी मेट इन बिहार वाज दैट कि जो गुड इंटेंशंस के बाद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक अनाउंस किया था डिग्री लाओ नौकरी पाओ। तो इसमें ऐसे बहुत सारे अपर कास्ट लोग थे जिन्होंने फेक डिग्रीज बनाई और उन्होंने टीचर की जॉब ले ली। अब उनको पढ़ाना तो वैसे भी नहीं आता था जिसकी वजह से वो पढ़ाते नहीं है। साइंस ऑफ डिके इन स्कूल आफ्टर स्कूल इन बिहार वी नोटिस्ड क्लियर साइंस ऑफ डिके। इन वन गवर्नमेंट स्कूल वी सॉ कि 2 टीचर्स साइड बाई साइड बैठे हुए हैं एक ही रूम में एंड 2 टीचर्स यहाँ पर 2 डिफरेंट क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, वो भी एक रूम में। तो दे वर apparently trying to simultaneously teach 2 different grades of the student who sat on the floor in rows in front of them। एंड इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को मारा भी जाता है मर्सीलेसली, दो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द लॉ, उसके बाद भी यहाँ पर बच्चों को मारा जा रहा है। इन बिहार वी नोटिस दैट मेनी चिल्ड्रन वर ऑफिशियली इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स बट डिडंट अटेंड क्लासेस एंड यहाँ पर 23% जो चिल्ड्रन इनरोल थे यही यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये डिसमली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्कूल्स इन बिहार है ये डेंजर में है कि मास डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बाय द प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स। ऑन द अदर एंड बांग्लादेश में अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज ओनली 35% और नेपाल में सिर्फ 29% जो स्टूडेंट है उन्होंने एक्स्ट्रा ट्यूशंस के लिए पे किया था। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मिंग्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट।
तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं कि कंजम्पशन अकाउंटिंग मेथड कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, डिमांड अकाउंटिंग मेथड कर सकते हैं। तो जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, इसकी वजह से सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की डिमांड हो या तो ज़्यादा ग्रेन्स की डिमांड हो, तो यहाँ पर ज़्यादा ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी। एंड इसके लिए अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हो, वाटर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ड्यू टू इट्स वास्ट साइज एंड कंज्यूमर मार्केट, इंडिया इज अ ग्लोबल एंकर ऑफ द ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। हम इतने सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो फूड बेस्ड इम्पैक्ट अकाउंटिंग, तो एक्सपेंशन ऑफ सच इंपोर्ट्स हैज कंट्रीब्यूटेड कि जो एनवायरमेंटल प्रेशर वो बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट कर रहा है। तो डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स को टैकल करने के लिए इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस में एस्पेक्ट होना चाहिए कि यूएन एसडीजी को हम कैसे अचीव करें। कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग, तो कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग ये कहता है कि जो कंट्री एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज द अप्रोच अर्जेस द कंज्यूमर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे फॉर द एम्बॉडीड और वर्चुअल इम्पैक्ट जो कि वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। For demand perspective, the basis for this approach is straightforward, क्योंकि जो प्रेशर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पर है वो इसीलिए है क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हो, जो डेवलप्ड कंट्रीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिया चाइना जैसे कंट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इन्होंने तो कोई खास फायदा उठाया नहीं। तो 23% ऑफ ग्लोबल क्यूमुलेटिव एमिशंस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 20 to 40% ऑफ द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सप्लाई पर्सपेक्टिव की बात करें तो प्रोपोनेंट्स ऑफ द कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग क्लेम दैट इट कैन एनकरेज क्लीन अप प्रोडक्शन सिंस प्रोड्यूसर कंट्रीज आर इम्प्लिसिटली एनकरेज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से यहाँ पर लोअर हो सके एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्शन, जैसे कि यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक्शन लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा सोचा जा सकता है? तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग द वर्ल्ड सिक, तो इस बार हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है जो COP28 चल रही है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट स्ट्रेस होता है, लंग डैमेज होता है वाइल्ड फायर स्मोक से। इसके अलावा हीट स्ट्रेस, मस्क्यूटोज दैट कैरी वायरसेस इंक्लूडिंग डेंगू, मलेरिया, वेस्ट नाइल, जीका, ये शिफ्ट हो रहे हैं टू द न्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इनके लिए और ज़्यादा हॉस्पिटेबल कंडीशंस हो रही है ब्रीड होने के लिए। बाकी कॉलरा जो यहाँ पर फैलने लग गया है, फ्लड्स इन पाकिस्तान जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, आप पर्सनल मैसेज में भी बता सकते हो या तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड